आज अगला वाला टाइप लेते हैं। कल तक की क्लास के अंदर हम लोगों ने मॉडुलस फंक्शन देख लिया था। मॉडुलस फंक्शन की बहुत सारी वैरायटी ली थी, ठीक है। अब हमारे पास जो इम्पोर्टेंट नेक्स्ट टाइप बचती है वो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो जब हम लोग कहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, देखो इसके नाम में ही इसकी डेफिनेशन छुपी हुई है। ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है आपको। अब मान लो आपको कोई भी दे, और स्पेशली इस फंक्शन को एफ एक्स इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है, ठीक है। अब स्क्वायर ब्रैकेट में है, नाम इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर है, इसका मतलब इसकी रेंज जो है वो इंटीजर्स होती है। ये याद रखने वाली चीज़ है। अब हम लोगों ने ध्यान क्या रखना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर। देखो इसका मतलब है आपने कोई भी नंबर लिया, जैसे 2.3 लिया, तो 2.3 बहुत इंटीजर्स से बड़ा है। ये 1 से बड़ा है, ये 0 से बड़ा है, ये -1 से बड़ा है, ये -2 से बड़ा है, ये 2 से भी बड़ा है। तो ये किन किन से बड़ा है अगर मैं सारी लिस्ट बनाऊं तो मेरे पास आएगा 2, फिर 1, फिर 0, फिर -1, -2, नीचे तो बहुत सारे हैं। अच्छा भाई, इन सभी इंटीजर से हमारा 2.3 बड़ा है। इनमें ग्रेटेस्ट कौन है? इसमें ग्रेटेस्ट है 2। तो हम कहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.3 इज 2। तो एक ये तरीका समझना है आपको कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमेशा ग्रेटेस्ट इंटीजर बताता है। कौन सा ग्रेटेस्ट इंटीजर? जिससे दिया गया नंबर बड़ा है, ठीक है। इसको और सरलता से अगर आप निकालना चाहते हो कि भैया इसको और कोई मेथड बताइए सर, तो ऐसे में अपने पास एक सिंपल मेथड है। नंबर लाइन बनाओ और इस पॉइंट को, इस डेसिमल को आइडेंटिफाई करो ये कहां पे है। अब आप देखोगे मेरे पास यहां पे आएगा 0, फिर आएगा 1, फिर आएगा 2, फिर आगे आएगा 3। तो ये 2.3 हमारा अप्रोक्सीमेटली यहां नजर आने वाला है ना। अब ये अगर 2.3 है तो आप क्या करो, जब भी आप ऐसे आइडेंटिफाई करो, इसके लिए नाम याद करना, इमीडिएट लेफ्ट, ठीक है। इमीडिएट लेफ्ट मतलब इसके लेफ्ट साइड में कौन सा इंटीजर है वही आंसर है। जैसे यहां मजा आएगा करने में, अगर हम लोग आपसे आपसे कोई पूछता है भी -2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर है, तो कईयों याद रखते हो डेसिमल के आगे वाला आंसर है तो आंसर 2 होगा। डेसिमल के आगे वाला है तो -2 है, पर यहां पे ऐसा -2 नहीं होगा। हम लोग इमीडिएट लेफ्ट की बात करते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा -3, -2, -1। तो ये -2.3 जब हम लोग नंबर लाइन पे चलते हैं तो इधर आएगा ये, तो -2.3 यहां पे आएगा। तो इसके इमीडिएट लेफ्ट में हमारा -3 है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हो गया -3। तो ये वर्ड आप लोग ध्यान रखना, ये इमीडिएट लेफ्ट के इंटीजर्स बताता है अगर नंबर लाइन पे स्पॉट किया जाए, और सिर्फ इंटीजर्स ही होते हैं। इसका मतलब 2.2 का आंसर अगर 2 है तो 2.9999 तक भी 2 ही रहेगा, और 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर भी 2 रहेगा। यानी अगर बहुत सारी वैरायटी ली जाए तो इसके आंसर सिर्फ इंटीजर्स आते हैं। तो यहां से अपने एक डेफिनेशन क्लियर तो हो चुकी है। तो हम लोग एक और चीज देख लेते हैं, डोमेन। इसका डोमेन क्या होगा? ऑल रियल नंबर्स, और इसकी जो रेंज होती है वो होता है इंटीजर्स, यानी कि z, ठीक है। अब इसका ग्राफ देखते हैं। अब हम लोग इसको यूं कह देते हैं, कई बार बच्चों को ऐसे बताया जाता है, x की वैल्यू जब जब 0 से लेके 1 तक है, इस फंक्शन का आंसर 0 ही रहेगा। जैसे ही हमारी x की वैल्यू 1 से बढ़ के 2 तक जाती है, 2 नहीं 2 तक जाती है, तो फंक्शन की वैल्यू 1 होती है। और 2 से लेके, मैंने जैसे अभी बताया, 2, 2.1, 2.3, 2.999, इन सब में अगर मैं x की वैल्यू 3 तक लेके चलता हूं, 3 नहीं लूंगा, 3 तक लूंगा मैं, तो इसका आंसर हमेशा 2 ही रहेगा। इन सब चीजों को ध्यान में रखा जाए तो हमारा ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, एक स्टेयर्स लाइक स्ट्रक्चर आएगा। 0 से लेके 1 तक, जैसे बताया 0 से 1 तक ये सिर्फ 0 है, तो यहां तक मैं इसको डार्क कर देता हूं। और 2 के बहुत, 1 के बहुत नजदीक जा रहे हैं, क्योंकि मैं 0.9999 ग्राफ पे दिखा नहीं पाऊंगा, तो यहां पे एक हम लोग ब्लैंक लगा देते हैं, क्योंकि जैसे ही 1 आया इसका आंसर 1 हो जाता है। तो ये रहा हमारा 1। यहां फिर से हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन पड़ेगी। क्यों बनेगी? 1 वाली होगी, 1 वाली है जब तक तुम्हारी वैल्यू 1 से लेके 2 तक है। तो 1 से 2 तक अगर आप बनाते हो तो ये यहां तक एक ऐसे एक और स्टेयर जैसी चीज आएगी।
अगेन जब हम लोग चलते हैं 2 से आगे बढ़ते हैं, 2 से 3 तक जाना चाहते हैं, तो जैसे दूर 2 रखोगे अपना आंसर भी 2 हो जाएगा, यहां पे आ जाएगा ये। तो यहां से अगेन एक वैल्यूज आएंगी हमारी। कब तक ये सीधा चलेगा? जब तक 3 के नजदीक नहीं पहुंच जाते, और 3 आते ही आंसर 3 है। तो ये इस तरीके से हमारा ये फंक्शन रहने वाला है। नेगेटिव साइड में इस तरीके से रहेगा, यानी ये रहा -1, -1 से 0 तक चलोगे, इसका आंसर -1 ही रहने वाला है। और जैसे ही आप पीछे जंप करते हो तो इसका आंसर जो है वो नीचे शिफ्ट हो जाएगा। तो डू रिमेंबर, क्योंकि ये एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाने वाला क्वेश्चन है स्कूल लेवल में, कि भी ग्राफ बनाओ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का, ठीक है। इनके आंसर फिक्स रहते हैं। अब हमारे पास वैरायटीज है। ये करता क्या है, जैसे इसके अंदर थोड़ा सा हम लोग एडवांस स्टेप ले लें। मान लीजिए आपसे पूछा गया ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर की बात करें तो यहां थोड़ी सी वैरायटी है। हम लोग इसके अगर ग्राफ को बनाएं तो ये कहा जाएगा कि यहां पे मैं एक रफ डायग्राम आप लोग को बता रहा हूं। y इज इक्वल टू, अगर मान लीजिए इसके ऊपर ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं है तो ये एक सिंपल पॉलिनोमियल है, यानी पॉलिनोमियल यानी क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक है तो पैराबोला बनेगा। पैराबोला 0 पे 0 है, 1 पे 1 आएगा, करेक्ट, -1 पे भी -1 है, और 2 पे आंसर क्या आता है इसका? 4। तो मैं थोड़ा सा इसको जूम कर रहा हूं अभी, ताकि हम लोग इसकी माइन्यूट कॉन्सेप्ट्स को देख सकें। यहां पे देखिए, ये वैल्यू हो गई 1, ये वैल्यू हो गई -1 इस तरफ। वहीं दूसरी तरफ मैं थोड़ा सा दूर जा रहा हूं, यहां पे ले रहा हूं 2, और इधर है -2। अब इसकी वैल्यूज को देखोगे तो 1, 2, 3 और 4। 2 रखने पे 4 आएगा, लगभग इधर है। -2 रखने पे भी 4 आएगा, लगभग इधर है। उसके बाद -1 पे 1 है, और 1 पे भी 1 दे रखा है। अगर आप इसको बनाओ तो ये हमारे पास एक ऐसे पैराबोला बनेगा। क्लियर? तो ये पैराबोला था जब हमारे पास ये सिंपल एक्स स्क्वायर है। हुआ क्या, इसके ऊपर ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा दिया गया। तो आप लोगों ने इसके टर्निंग पॉइंट्स देखने हैं। हमें ये चेक करना है। तुम्हें यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं जो 12th क्लास के इंटीग्रेशन क्वेश्चन में आपकी मदद करेगा। अब मेरे पास ये नंबर लाइन है, ठीक है। इस नंबर लाइन पे मैं यहां पे एक्स स्क्वायर को थोड़ी देर के लिए वाई मान रहा हूं, और अगर मैं y मान लूं तो मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y को तो बहुत आसानी से बता सकता हूं। तो मैं यहां पे चेक करूंगा तो हमारे पास पहली वैल्यू आएगी 0। नेक्स्ट वैल्यू मेरे पास कितनी है? 1। इधर कितनी है? -1। आगे क्या आएगा? 2। नेक्स्ट पीछे चलें तो क्या आएगा? -2। अब आप चेक करो, अगर x की वैल्यू 0 है तो y भी 0 है, क्योंकि y कौन है? अपना एक्स स्क्वायर है। 1 रखने पे 1 आएगा, गुड। 2 रखने पे y की वैल्यू कितनी आएगी? 4 आएगी, करेक्ट। y की वैल्यू 4 आएगी। तो ऊपर मैं रेड पेन से मार्क कर रहा हूं। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि y की वैल्यू 4 आ रही है, और हम जानते हैं हर इंटीजर पे ये कटता है, तो हम लोग यहां पे बनाते हैं फर्स्ट टर्निंग पॉइंट है इसका 0। नेक्स्ट टर्निंग पॉइंट, ये ब्लैक कलर के जो मार्कर्स हैं मैं नीचे की तरफ बना लेता हूं, ताकि हमें ध्यान रहे कि हम एक्स स्क्वायर के बारे में यहां बताएंगे, ठीक है। ये हो गया अपने पास 2। अब मैं y के बारे में देख रहा हूं। अगर x 0 है तो y भी 0 है, x 1 है तो y भी 1 है, x 2 है तो y की वैल्यू 4 है। अब हम जानते हैं इसके अंदर वैल्यूज 1 और 4 के बीच में 2 इंटीजर्स छुप गए। वो 2 इंटीजर्स कौन कौन से होते हैं? एक है बीच में कहीं 2 और एक 3। और अगर ये y की वैल्यूज हैं तो यहां पे x की वैल्यूज क्या होगी? √2, और ये होगी √3, यानी 1.414 और 1.732। तो इसका मतलब हमारा ये ग्राफ अभी टूटने वाला है। अगर मैं कहता हूं 0 से 1 तक कैसा चलता है, भाई ये फंक्शन बिल्कुल फ्लैट चलता है, और आंसर क्या देता है? 0 से 1 तक 0 ही आंसर होता है। तो 0 आंसर। आप यहां से ये ग्राफ हटाएं और इसको एक्स एक्सिस पे फ्लैट चिपका दें। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। अब उसके बाद 1 से लेकर 2 तक के 2 टर्निंग पॉइंट और है। एक बीच में आएगा यहां पे √2 और एक आएगा √3। तो √2 पे मैं लाइन ड्रॉ करता हूं, ये जाके यहां कहीं टच करेगा। आपको जानते हो यहां पे अगर मैं x की वैल्यू यहां पे लेता हूं √2 तो y की वैल्यू 2 आएगी। ये देखो ये 2 पे आ रहा है, ठीक है, ये 2 पे आ रहा है। तो आपको क्या करना है, इस अंतराल के बीच में ये जो सेकंड फेस है 1 से लेके 2 तक, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा?
1 से लेके 2 तक, इसका आंसर 1 होगा। तो यहां तक का ग्राफ हमें मिटाना पड़ता है और यहां से एक छोटा सा फ्लैट लाइन आती है, इतनी सी बस। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पार्ट है, यहां पे ज़्यादातर पढ़ते वक्त ना साइलेंस हो जाता है क्लास के अंदर, पता नहीं लगता क्या चल रहा है, क्योंकि ये हमारे 12th क्लास में काम करेगा। और ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या करता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर किसी पे भी लगा हो वो सारे के सारे स्टेयर्स जैसे चीज़ें बना देता है, चाहे जैसा भी कर्व हो। अब हमारे पास है नेक्स्ट, ये वैल्यू क्या थी? √2। अगली वैल्यू कितनी है? √3। अब √3 से लेके 2 तक, √3 से लेके 2 तक, और उसके बीच का एक इंटरवल था √2 से √3 तक। तो √2 से √3 तक यानी कि 2 to 3, 2 to 3 इसका आंसर क्या होता है? 2। ये 2 चला जाएगा तो मैं यहां से देखूंगा √3 की वैल्यू 1.732 आती है। मैं इसको और आगे बढ़ाता हूं और हमारी वैल्यू जो आएगी, ये ग्राफ अगेन यहां से ब्रेक होगा, छोटी सी स्ट्रिप इसकी आ जाएगी, और देन √3 से 2 तक ये ग्राफ यहां से फिर से ऐसे स्टेयर शेप में कटेगा। तो आपका ये देख लो एक तरफ का क्या हाल हुआ। तो ये हमारा जो x² था, जो एक पैराबोला था, वो ऐसे छोटी छोटी स्टेयर्स में ब्रेकअप हो जाएगा। क्लियर? तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बट ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का नेक्स्ट लेवल कहलाता है। स्कूल लेवल तक यही की चीजें हमें समझनी है। क्लियर? तो ये हो गया हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसी प्रकार हमारा एक और आता है जिसको अभी हम लोग ज्यादातर काउंट नहीं करते हैं, वो है सिग्नम फंक्शन। नहीं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के साथ साथ एक और था जिसको कहते हैं लीस्ट इंटीजर फंक्शन। लीस्ट इंटीजर फंक्शन। अब अगर हम लोग इसको कहते हैं लीस्ट इंटीजर फंक्शन, तो कुछ कुछ हमें समझ में आ गया। ग्रेटेस्ट यानी सबसे बड़ा, लीस्ट यानी सबसे छोटा। तो ये हमारे पास स्पेशल फंक्शन है, ये कुछ किताबों में ही देखने को मिलता है। ये ब्रैकेट स्पेशल टाइप का होता है, नीचे से ओपन होता है ये, ठीक है। ये स्पेशल ब्रैकेट बनाया जाता है, ये भी इंटीजर देता है, बट ये राइट साइड के इमीडिएट राइट वर्ड यहां पे याद रखते हैं हम लोग, इमीडिएट राइट लेना है आपको। तो इमीडिएट राइट लेना है, इसका मतलब फॉर एग्जांपल अगर हम लोग लेते हैं, वैसे तो इसके अंदर कंफर्म है, इसका डोमेन भी R है और इसकी जो रेंज है वो भी R है, सॉरी Z है, इंटीजर है, क्योंकि इनके नाम ही है इंटीजर फंक्शन। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर एंड लीस्ट इंटीजर। बट आप इसमें ये खासियत देखो, ये इमीडिएट राइट की वैल्यू बताते हैं। राइट मतलब लीस्ट इंटीजर ऑफ 2 इज 2, लीस्ट इंटीजर ऑफ 2.1 ये छोटा है। किससे छोटा है? 3 से छोटा, 4 से छोटा, 5 से छोटा, उनमें सबसे छोटा कौन? 3। तो ये 2.99 तक इसका आंसर क्या रहता है? 3 रहता है। बट जैसे ही 3 हुआ ये 3 रहता है। तो ये दूसरे फेज में चल रहा है, यानी ये नजदीक चलेगा 2.00001। द आंसर इज 3, बट जैसे 2 तो ये 2 हो जाएगा इमीडिएट राइट साइड। तो इसको ध्यान में रखते हो तो हमारा ये जो फंक्शन है उसका ग्राफ कैसा बनेगा? उल्टा नहीं है, बिल्कुल उसी ढंग से बनेगा। 0 to 1, फिर ये 2 है, फिर ये 3 है, पीछे है -1। अगर आप कहते हो आंसर है 0, 0 के लिए 0 है, बट 0 से जैसे ही आगे बढ़े आप तो इसका आंसर 1 हो जाता है। इसीलिए यहां बनेगा एक ब्लैंक, कहां पे? 1 पे, और यहां से ये स्ट्रेट रहेगा अप टू 1। जैसी आंसर 1 है, आंसर 1 का 1 है, 0.9 का 1 है, 0.8 का 1 है, बट 1 से जैसी जंप आपने आगे किया इसका आंसर 2 पे हो जाएगा। इसलिए अगेन देयर इज अ ब्लैंक सर्कल ओवर हियर, और ये वैल्यू है 2, यहां से ऐसा स्ट्रेल मिलेगा। तो आप देखोगे दोनों स्टेयर्स लाइक स्ट्रक्चर हैं, ठीक है, विच गोज लाइक दिस। यहां पे हमारे पास 3 आ गया। अब ये फंक्शन ज्यादातर हमारी टेक्स्ट बुक में है नहीं, इसलिए हम लोग को देखने को नहीं मिलता, बट स्टिल वी हैव टू रिमेंबर, आपको ये पता होना चाहिए कि लीस्ट इंटीजर फंक्शन कैसा। दोनों स्टेयर्स लाइक स्ट्रक्चर हैं। अगर अब आपको कॉमनली बता दूं, ये ऐसा लग रहा है कि एक कमरा है, कमरे में ग्राउंड से शुरू हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं फ्लोर फंक्शन। दिस इज ऑल्सो नोन एज फ्लोर फंक्शन। ये जमीन से स्टार्ट हो रहा है, और ये ऐसा लग रहा है कमरे की छत से सीढ़ियां शुरू हो रही हैं, इसीलिए इसको हम लोग सीलिंग फंक्शन के नाम से भी जानते हैं। सिग्नम फंक्शन इज डिफाइंड एज f(x) मॉडुलस ऑफ x डिवाइडेड बाई x, इसे कहते हैं सिग्नम फंक्शन। कोई वैल्यू अगर अपने मैग्नीट्यूड से डिवाइड हो जाती है, ठीक है,
कब? व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0। अगर x 0 है तो इसका आंसर 0 है। इसे कहते हैं हम लोग एक सिग्नम फंक्शन। ठीक है, इस सिग्नम फंक्शन को और डिटेल में समझने के लिए, क्योंकि हम लोगों ने लास्ट क्लासेस के अंदर सीखा था मॉड x के अंदर दो ऑपरेटर होते हैं, प्लस x और माइनस x, व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, व्हेन x इज लेस देन 0। कुछ ऐसा काम अपन यहां पे भी करेंगे। यहां पे लिखा है x नॉट इक्वल टू 0, यानी या तो 0 से बड़ा या छोटा। तो सिग्नम फंक्शन का मॉडिफिकेशन हो जाता है, बड़ा है 0 से या x की वैल्यू 0 से छोटी है तो x बराबर 0 भी है। यहां पे सिग्नम फंक्शन का एक न्यू मॉडिफाइड वर्जन हमारे सामने आ जाता है कि सिग्नम फंक्शन अगर अपने आंसर्स पे जाए तो यहां पे x की वैल्यू अगर आपने 0 से बड़ी मानी है तो प्लस x, तो प्लस x अपॉन प्लस x क्या आया? 1। और अगर x की वैल्यू लेस देन 0 है तो बना माइनस x डिवाइडेड बाई x इज -1, और 0 है तो 0 है। तो दिस इज सिग्नम फंक्शन। ये ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ होता है। जब भी हम लोग सर्किट्स को सॉल्व करते हैं, सेमीकंडक्टर्स पढ़ोगे फ्यूचर के अंदर, तो 1 स्टैंड्स फॉर करंट इज देयर, 0 स्टैंड्स फॉर नो करंट इज देयर, -1 स्टैंड्स फॉर रिवर्स करंट इज देयर। तो ये वहाँ पे सेमीकंडक्टर्स के जब गेट्स को सॉल्व करते हो तो सिग्नम वर्ड वहाँ पे आता है। इवन द कंप्यूटर टीचर्स यूज दिस वर्ड सो मेनी टाइम्स। तो ये सिग्नम वर्ड जो है आप लोग को यहाँ पता लग गया। अब फंक्शन साफ कह रहा है मेरे आंसर तो 3 ही हैं, या तो मेरा आंसर है 1 या 0 या -1। इसका मतलब सिग्नम फंक्शन का डोमेन, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर कुछ है नहीं, तो हमारे पास डोमेन होता है ऑल रियल नंबर्स, और हमारी ये जो रेंज है ये होती है सिर्फ -1, 0 और 1। तो हमारी इस रेंज के अंदर मात्र सिर्फ 3 एलिमेंट्स होते हैं, -1, 0 और 1। तो ऐसे में अगर इसका ग्राफ चेक करें तो ग्राफ बड़ा सिंपल सा ग्राफ होता है कि अगर 0 है तो 0 है, 0 से आगे बढ़ते हो, इधर की तरफ जाते हो, दिस इज प्लस x एरिया, तो आंसर कम्स आउट टू बी 1। तो ये 1 पे ऐसी एक लाइन ड्रॉ होती है, ठीक है। और अगर 0 से छोटा है तो -1 इस तरफ लाइन ड्रॉ होती है, तो दिस इज नेगेटिव साइड ऑफ x। सो दिस इज सिग्नम फंक्शन। इसकी एक वैरायटी लेते हैं और उस वैरायटी में थोड़ा सा अपन ऑल्ट्रेशन करेंगे। सिग्नम फंक्शन के अंदर हम लोग थोड़ा सा ऑल्ट्रेशन कर रहे हैं, और यहाँ लिखा हुआ है x-4। ये क्वेश्चन हमारी टेक्स्ट बुक के अंदर लिमिट्स चैप्टर में है। इसके अंदर इसकी लिमिट एग्जिस्टेंस चेक करते हैं। सिग्नम फंक्शन जो होते हैं वो एक ऐसे फंक्शन होते हैं जिनकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, जहाँ पे उसका टर्निंग पॉइंट है। यहाँ टर्निंग पॉइंट हमारे इस फंक्शन का कहाँ है? 4 पे है। जैसे मैं तुम्हें अभी बता रहा था, ये ट्रिक जो है वो आपको सिर्फ इसी वीडियो के अंदर बता रहा हूँ, मैंने पहले भी यूज़ की है ये वाली, कि अगर कोई भी फंक्शन दे रखा हो और आप इसका कैसा भी ग्राफ बना रहे हो, मान लो ये ग्राफ बनाया आपने, तो आपको ये ध्यान रखना है ये ग्राफ का ओरिजिन इधर है। अब ये ओरिजिन उठ के कहीं पे जा सकता है। कैसे पता लगेगा? अगर इस फंक्शन में x के अंदर कुछ चेंजेस कर दिए जाएं, जैसे मैंने पहले बताया था कि अब मान लो मैं यहां ले रहा हूं 2, x की जगह हमें क्या देखने को मिल रहा है? x-2। अब अगर x-2 है तो क्लियरली समझ जाना इसको =0 रखना है और आंसर मिलेगा 2। ये ओरिजिन यहां से उठ के कहां चला जाएगा? 2 पे चला जाएगा। तो ग्राफ हमारा शिफ्ट होगा, यानी अब मेरी एक्सिस तो यहीं की यही बनी रहेगी, ये जो ग्राफ है मेरा वो यहां ऐसे शिफ्ट हो जाएगा। तो ये ग्राफ की शिफ्टिंग जो है ना वो आपको समझनी होगी। दूसरी बात, अगर इसी ग्राफ के अंदर y में भी तुम कुछ चेंजेस कर देते हो, जैसे मैंने लिख दिया y-2, सामने fx वैसे का वैसे ही है, तो ये ओरिजिन उठ के कहां चला जाएगा? 2। अभी मैंने मॉडुलस फंक्शन में बताया था। तो वैसे ही देखो ये सिग्नम फंक्शन ही है। यहां थोड़ी देर पहले x लिखा था और यहां पे सिंगल x था, तो हमारा ये ग्राफ कहां बना था? हमारा ये ग्राफ 0 पे बनाया गया था और ऐसा ब्लैंक हो गया था। ये करेक्ट है? यहां है 1, यहां है -1। अब यहां अगर x-4 है तो कहां शिफ्ट हुआ x? 4 पे। तो ये जो स्टेप है वो यहां से जंप मार के 4 पे चला जाएगा। तो अगर मेरे को ये किसी ने ग्राफ बोला बनाने के लिए तो मैं कहां बनाऊंगा इसको? 4 पे बनाऊंगा। ये डार्क पॉइंट तो 4 पे आ जाएगा। 4 से बड़ा लेंगे तो आंसर +1 है, और 4 से छोटा लेंगे, नेगेटिव लेंगे, तो आंसर -1 होगा। सिग्नम फंक्शन अपनी वैल्यूज फिक्स रखता है।
1, -1 या 0। इट डिपेंड्स कि आपने x कहां पे शिफ्ट किया है। इफ इट इज सिंपल मॉड x अपॉन x तो ये 0 पे बनेगा, और अगर आपने यहां पे x -4 कर दिया तो इधर चला गया। हम क्यों कहते हैं लिमिट यहां पे एग्जिस्ट नहीं करती? भाई 4 से कम लोगे लिमिट बोलती है -1 हूं, और 4 से ज़्यादा लेते हैं तो लिमिट 1 आती है। ये मैं तुम्हें लिमिट वाले टॉपिक में बताऊंगा। तो ये हमारे पास मॉडुलस फंक्शन, सिग्नम फंक्शन है। दो फंक्शन जो सीबीएसई ने अभी वापस में इंक्लूड किए हैं वो दोनों हैं हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन यानी कि e⁻x, और दूसरा है लॉगरिथमिक फंक्शन यानी कि log x। आपको ये भी ध्यान रखना होगा ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है क्या, क्योंकि इसके भी डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो इसका डोमेन होता है ऑल रियल नंबर्स। और रेंज के लिए आपको बता दूं कि ये मान लो कोई नंबर है जैसे 2⁻x। अब 2⁻x हो गया तो क्या होगा, 2⁻0, 2⁻1, 2⁻3, 2�5, ऐसा करते जाओ। नंबर्स क्या क्या आ रहे हैं भाई, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 8 आ रहा है, 32 आ रहा है। तो आप देखो कि वैल्यूज बढ़ती चली जा रही हैं। इसका मतलब ये हुआ हमारा बिल्कुल एक्सपोनेंशियल भी वैसे ही चलता है। एंड दिस इज y एक्सिस, x एक्सिस। x की वैल्यू 0 रखने पे आंसर हमेशा 1 आता है। तो ये ध्यान रखना सारे एक्सपोनेंशियल फंक्शन 1 से ही होके जाते हैं। उसके बाद मान लो ये 2⁻x होता तो 1 रखने पे 2 मिल रहा था, 2 रखने पे 4 मिल रहा था। ये ग्राफ जो है वो ड्रास्टिकली बढ़ता है, ऐसे राइजिंग ग्राफ होते हैं सारे के सारे। सो e⁻x का ग्राफ होता है ये शेप का। हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, डायग्राम बना के दे देंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ इज द ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल। सो दिस इज हाउ यू हैव टू डू। अगर मान लो इस फंक्शन को यूं कह दिया जाए कि भाई f(x) है a⁻x। अब अगर a 1 से बड़ा है तो आपको क्या करना है, ये ग्राफ के अंदर मैं आपको वैरायटी दिखा देता हूं। ये है हमारा एक्सपोनेंशियल, और 1 से तो भाई ये पास होते ही होते हैं। तो ऐसे में ये जो ग्राफ आप देख रहे हो ये ग्राफ कहलाता है a⁻x का। जब हमारा a 1 से बड़ा है, बेस बड़ा है, और अगर मैं आपको बोल दूं कि हमारा बेस जो है वो 1 से छोटा है, फ्रैक्शन में है, तो ये ग्राफ डिक्रीजिंग होते हैं, ये यूं बनते हैं। ये भी a⁻x का ग्राफ है, बट a कैसा है, 1 से कम है। तो ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। एक्सपोनेंशियल की खासियत है, यहां अच्छी चीज है e की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 2.7 होती है, इसलिए राइजिंग ग्राफ ही होता है। ये हमारी नॉलेज के लिए था कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन में a⁻x भी आता है। सो आई थिंक दिस एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी हमारे क्लियर हो चुका है। लॉगरिथमिक फंक्शन के अंदर लॉग के बेसिक लॉ ध्यान रख लेना। एक log 1 हमेशा 0 होता है, और ये आया कहां से, आपको एक थोड़ी देर के लिए कॉन्सेप्ट बता रहता हूं भी। 10⁻2 अगर आप 100 कहते हो तो हम कहते हैं लॉगरिथम ऑफ 100 विद द बेस 10 इज 2। तो लॉग का जो आंसर है, जो भी लॉग की वैल्यू आती है वो पावर बताती है। बट हम जानते हैं कैसे भी नंबर की कोई भी पावर लगा दो ये कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता, इसीलिए कहते हैं लॉगरिथम कभी नेगेटिव वैल्यू का होता ही नहीं है। तो यहां से हमारी ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि डोमेन यानी x मस्ट बी ग्रेटर देन 0। इसका मतलब ये हुआ जो डोमेन है वो होता है 0 से इंफिनिटी। और अगर रेंज की बात करें तो जैसे मैं आपको इसके ग्राफ की बात बता रहा हूं, तो ग्राफ हमारे पास है 1 एंड दिस इज हाउ द ग्राफ गोज। यानी ये ग्राफ की रीच -∞ से लेके इंफिनिटी तक होती है। इसका मतलब हमारी जो रेंज है वो होती है -∞ टू इंफिनिटी। सो इन द कमिंग वीडियोस आपको लॉगरिथम की पूरी वीडियो के अंदर मैं आपको बता दूंगा लॉगरिथम के लॉस कौन कौन से हैं और कैसे ये ग्राफ अलग अलग वैरायटी में जा सकता है। टिल देन प्रैक्टिस ऑल द फंक्शंस जो हम लोगों ने लिए हैं, और फ्रेंड्स को शेयर जरूर कर देना, लाइक और कमेंट तो करना ही है। एंड डू सी द ट्रिक्स विच आर गिवन इन शॉर्ट्स।